सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझा था और आज हम लोग मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझेंगे। सो आज हम लोग जानेंगे एज पर मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। According to this approach, there are 5 types of accounts। जैसा कि ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जिसमें से रियल एंड नॉमिनल जो था वो इम्पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल था। लेकिन मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको हम लोग 5 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा एसेट्स अकाउंट, सेकेंड विल बी expenses account, third liabilities account, fourth income और रेवेन्यू अकाउंट। उसी तरीके से हम इसे एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट भी कह सकते हैं। और फिफ्थ इज कैपिटल अकाउंट। जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है उसी सीक्वेंसेस में लिखना है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू traditional or modern approach there are 5 types, according to modern or American approach there are 5 types of accounts: assets, expenses or losses, liability, income और capital account, income and capital account। ये 5 तरह के अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग। कई बार आप देखोगे कि किसी बुक में 5 की जगह पे 6 तरह के अकाउंट्स डिवाइड किए जाते हैं और किसी बुक में देखोगे कि 4 तरह के ही अकाउंट्स डिवाइड किए गए हैं मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे 4 तरह के दिखाए गए हैं वो भी सही है और जहाँ 6 तरह के दिखाए गए वो भी सही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ 6 टाइप्स के अकाउंट्स दिखाए जाते हैं वहाँ पे कैपिटल के साथ एक और सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट, जो कि ज़रूरी नहीं है। और जहाँ पे 4 तरह के अकाउंट्स दिखाए जाते हैं वहाँ पे कैपिटल को लायबिलिटी के अंदर ही शो कर दिया जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आपका इनसाइडर लायबिलिटी है और लायबिलिटी में हम लोग सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को ही रखते हैं। तो इसीलिए ये अच्छा होगा कि हम इसे 5 टाइप्स के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से अकाउंट हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लाइबिलिटीज, इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट। ये 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे कि ये एसेट्स अकाउंट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, रेवेन्यू क्या है। इसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एसेट्स अकाउंट को समझना। ये एसेट्स अकाउंट
क्या होता है। एसेट्स अकाउंट is the account of all the tangible or intangible things having monetary value. इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ ऑल द टैंजिबल और इनटैंजिबल वैल्यूएबल थिंग्स। टैंजिबल और इनटैंजिबल का मतलब क्या हो गया? तो टैंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन टच्ड एंड इनटैंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट फील्ड। सो हमारे एसेट्स अकाउंट के अंदर में वो सारे टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स आएंगे जिसके कोई ना कोई जिसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है। And which are held in the business for trading purposes, trading और business purpose। यानी कि वे सारे टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स जिसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब मनी वे वैल्यू होती है, और जिसको हम लोग बिजनेस के अंदर में बिजनेस के पर्पस के लिए रखते हैं, चाहे वो दिखाई दे अथवा नहीं दिखाई दे, उसको हम लोग एसेट्स अकाउंट कहते हैं। फिर से समझते हैं, एसेट्स अकाउंट क्या है? तो एसेट्स अकाउंट हम उन सारे टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स को कहेंगे जो हमारे बिजनेस पर्पस में, ट्रेडिंग पर्पस में काम आते हैं। वो टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कैश तो हमारा होगा ही होगा, कैश हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, स्टॉक, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये हमारा एसेट कैसे है, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ और एसेट्स का हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार गुड्स बेचता है तो उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है। अब जब तक वो बिल का पैसा वापस ना कर दे तब तक वो हमारे लिए एसेट्स के रूप में होता है और इसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो ये भी हमारे बिजनेस का एसेट्स है। उसी तरीके से हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जैसे जो एक्सपेंसेस हमारे नेक्स्ट ईयर में ड्यू है लेकिन उसको हम लोगों ने करेंट ईयर में ही कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर होता है लेकिन हमने 15 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, तो 12 मंथ्स का जो रेंट पे किया वो तो ठीक है, लेकिन 15 मंथ्स का कर दिया, इसका मतलब 3 महीने का रेंट मैंने उस महीने का कर दिया जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मतलब ये एक्सपेंस हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने उसको करेंट ईयर में ही कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे बिजनेस का प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है क्योंकि हमने समय से पहले पे कर दिया है। उसी तरीके से अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है
वैसा इनकम जो कि हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा वो रिसीव ना हो जाए तब तक वो हमारे लिए अप्रूव्ड इनकम के एसेट्स के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी से 100 रुपये हर महीने इंटरेस्ट लेता हूँ और 12 मंथ्स का हमारा अकाउंटिंग ईयर है, तो किसी ने 9 महीने का इंटरेस्ट पे किया लेकिन अब ईयर क्लोज हो गया है और अभी तक हमें बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है। मतलब वो इनकम हमारे इसी साल से रिलेटेड है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसे इनकम जो कि ड्यू तो है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, हमने अर्न तो कर लिया, टाइम तो आ गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। जो इनकम हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करेंट ईयर समाप्त हो चुके हैं, रिसीव नहीं हुआ, उसे हम अप्रूव्ड इनकम कहते हैं। ये सारे हमारे बिजनेस के एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग समझेंगे एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस अकाउंट क्या है? दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है? सो इट रेफर्स टू all cash payments for the current year which are related to बिजनेस। यानी वे सारे एक्सपेंसेस, वो सारे पेमेंट्स जो कि बिजनेस करेंट ईयर से रिलेटेड है और वो बिजनेस पर्पस के लिए किए गए हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपने अपने ऑफिस का रेंट पे किया, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। घर का रेंट पे किया, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो आप ऑफिस के रेंट का आप बिजनेस के अकाउंट में लिखोगे लेकिन ऑफिस आपका पर्सनल एक्सपेंस, घर आप हाउस का अपना पे करते हो, घर का पे करते हो, तो वो आपका पर्सनल एक्सपेंस के अंदर में आ जाता है। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो अपने ऑफिस का, तो वो बिजनेस पर्पस से किया गया खर्च है, यानी कि वो आपका एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो वो आपके ऑफिस और बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं होगा, इसीलिए उसे हम बिजनेस के अंदर में नहीं लिखेंगे। सैलरी, अगर घर पे पर्सनल एम्प्लॉय को आप करते हो तो वो आप यानी सैलरी, अगर घर पे कोई एम्प्लॉय है और उनको हम लोग सैलरी देते हैं तो हमारे और घर का पर्सनल खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमारे बिजनेस में, ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं उनको हम लोग सैलरी देते हैं तो हमारे एक्सपेंस के अंदर में आएगा। इसी तरीके से डोनेशंस, परचेज, ये सारे हमारे एक्सपेंस अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट। अब ये लाइबिलिटीज अकाउंट क्या है? तो लाइबिलिटीज अकाउंट इज द अकाउंट which are related to all the financial obligations of the business।
Liability account is the account which are related to all the financial obligations of the business. यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया वो सारे जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैसों से रिलेटेड है, उसको हम लोग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो जितने भी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो हमें लायबिलिटी अकाउंट के अंदर में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी से उधार सामान खरीदा है, तो जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको रीपे करें। ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये पैसों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब होता है कि जब हमने किसी से उधार सामान खरीदा है तो उस पर्सन ने हमारे ऊपर एक बिल लिखा है। अब उस बिल का पे करना हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारी लायबिलिटीज है। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि कभी कभी हमारे बैंक, खास करके जो बिजनेस के करेंट अकाउंट होते हैं, उसमें कुछ बैंक वालों ने फैसिलिटीज़ देते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है और आपने किसी को 11,000 का चेक दे दिया, इशू कर दिया, तो बैंक ऐसे में आपके बिल को डिजॉनर नहीं करती है, बल्कि वो 11,000 रुपये आपके कस्टमर को पे कर देगी, लेकिन 1,000 रुपये आपके माइनस में चले जाएंगे। तो 1,000 जो माइनस में चला जाएगा वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको मेंटेन करो। ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये पैसों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मीन्स कि ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि वैसा एक्सपेंस जो हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड था, लेकिन करेंट ईयर ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक हमने नहीं किया। फॉर एग्जांपल, हमें सैलरी पे करना था, तो साल में 12 महीने होते हैं, हमें 12 महीने का सैलरी पे करना चाहिए था, लेकिन मैंने 11 महीने का किया है और अभी तक 1 महीने का मैंने नहीं किया, लास्ट मंथ का नहीं किया, जबकि ईयर हमारा क्लोज हो चुका है। तो ऐसे एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे और ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, और जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो हमारे बिजनेस के लायबिलिटीज होते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब हो गया कि आने वाले साल का इनकम हमने पहले ही रिसीव कर लिया। तो जो इनकम हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है और हमने करेंट ईयर में उसको रिसीव कर लिया है, तो वो भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस काम को पूरा करें। वो समय आने के बाद हम उसको एज ए जनरल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक जिससे वो टाइम ना आ जाए, वो ड्यू टाइम नहीं हो जाए, तब तक के लिए वो हमारे लिए लायबिलिटी के रूप में होता है। तो ये था हमारा एक्सपेंसेस और लायबिलिटी। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे इनकम के बारे में। तो ये था हमारा एसेट्स, एक्सपेंसेस और लायबिलिटी अकाउंट। इसके बाद हम लोग समझेंगे इनकम और रेवेन्यू अकाउंट, सॉरी, इनकम और रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इनकम और रेवेन्यू अकाउंट। सो इनकम और revenue account is the account which includes all the income which are earned by doing
ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज और थ्रू द बिजनेस, यानी बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटीज के थ्रू वे सारे इनकम जो हम अर्न करते हैं उसे हम इनकम और रेवेन्यू अकाउंट के अंदर में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसने एक कस्टमर को 100 रुपये का कोई वस्तु बेची, कोई गुड्स बेचा। अब क्या हुआ, जब जब कस्टमर 100 रुपया दुकानदार को पे कर रहा था, तभी 100 रुपये क्या हुआ, उसके गिर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस दुकानदार को कितने मिले, 200 रुपये। लेकिन क्या जो गिरा हुआ पैसा है जो उसे मिला, तो क्या उसने उसके लिए कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किया या बिजनेस एक्टिविटी किया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपये तो मिले, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस में इनकम अकाउंट के अंदर 100 रुपये ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि 100 रुपये के लिए ही बिजनेस एक्टिविटी किए गए हैं। इसका मतलब कि वे सारे इनकम जो बिजनेस के थ्रू हुए हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी करके हुए हैं, उसे ही सिर्फ हम इनकम अकाउंट के अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सेल्स अकाउंट, सेल करने पे हमें इनकम होती है। अगर हम बिजनेस के थ्रू कमीशन रिसीव करते हैं, वो हमारा इनकम अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर बिजनेस के थ्रू इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, वो हमारे बिजनेस के अंदर में आ जाएगा, इनकम अकाउंट के अंदर में। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो हमारे बिजनेस का इनकम है, अगर अलाउड है तो एक्सपेंस है। सो ये सारे हमारे इनकम अकाउंट के अंदर में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या है? सो कैपिटल अकाउंट is the account which are related to proprietors or proprietors fund। बिजनेस के ओनर्स और ओनर्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस के प्रोप्राइटर के लिए 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। एक है हमारा कैपिटल अकाउंट और सेकंड है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। यानी कि जब भी बिजनेस का प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में पैसा लगाएगा या कहीं कभी भी उसके नाम के लिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और जब भी बिजनेस का प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए तो उसके नाम के बदले ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे। हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी बिजनेस का प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो हम ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे। वो कैश भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकता है। और ड्राइंग्स के टाइम पर छोड़कर, मतलब जब बिजनेस का प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है उस समय छोड़कर कभी भी अगर बिजनेस के प्रोप्राइटर का नाम लिखना हो तो उसके लिए हम कैपिटल